नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार की राजनीति एक बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी है। आप कहेंगे कि ये परिवर्तन तो क्या हुआ, ये गठबंधन से नीतीश कुमार निकलकर दूसरे गठबंधन में चले गए, ये परिवर्तन तो बिहार कई बार देख चुका है। मैं उस परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार के स्वरूप में परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी राजनीति के परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। उत्तर भारत में बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां मंडल पर कमंडल हावी नहीं हो पाया। बीजेपी की जो आज की स्थिति है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि आज भी बिहार में मंडल ज़्यादा प्रभावी है बजाय कमंडल के। और अगर आप याद करें तो अयोध्या आंदोलन जब अपने पीक पर था, उन दिनों भी अयोध्या आंदोलन का बिहार की राजनीति पर कोई विशेष असर नहीं हुआ। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की ऐसी लहर में भी बिहार जाति की अपनी जकड़न से बाहर नहीं निकल पाया। तो क्या अब निकल पाएगा? कई फैक्टर्स है, इसको हाँ या ना में इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता है। इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ये है कि मंडल का जो जातीय आधार है, सामाजिक आधार है, वो दो हिस्सों में बंट गया। 1994 में जब नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, बाकी लोग बाहर निकले तो उसके बाद जो है ये दो हिस्सों में बंट गया। फिर समता पार्टी है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, ये सब बनने के बाद वो जो मंडल का पूरा असर था, जो पूरा सामाजिक आधार था, दो हिस्सों में बंट गया। बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव के साथ और उसका छोटा हिस्सा नीतीश कुमार के पास। बीजेपी के पास कमंडल का हिस्सा था जो अब भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन जब तक उस कमंडल के उस हिस्से के साथ मंडल का एक हिस्सा जुड़ता नहीं है, बिहार में बीजेपी को कामयाबी, राजनीतिक कामयाबी नहीं मिलने वाली। आप देखिए कि अगर 2015 के चुनाव का भी अगर आप विश्लेषण करें, चुनाव नतीजे और सीटों की बात छोड़ दीजिए, चुनाव नतीजे का विश्लेषण जब करने की बात कह रहा हूँ कि तो हम वोट परसेंटेज की बात करें। बिहार में पिछले 20-22 सालों में किसी भी पार्टी को या गठबंधन को, पार्टी तो छोड़ दिए, नहीं मिला, किसी गठबंधन को 42% से ऊपर वोट नहीं मिला। ये एक सच्चाई है। कोई गठबंधन की कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने दम पर आधी सीटें यानी 243 में 243 में से 122 लाने की स्थिति में हो, बहुमत लाने की स्थिति में हो। और ये लगातार पिछले 30-32 साल से चल रहा, अपवाद सिर्फ 1995 है। तो 2015 में इतना जो प्रचंड बहुमत आया गठबंधन का, और 2000 उससे पहले 2010 में जब एनडीए का प्रचंड बहुमत आया 206 सीट्स 243 में, फिर 178 सीट्स आई 15 में महागठबंधन की। तब भी आप देखिए नीतीश कुमार का जो स्ट्राइक रेट है वो तीनों पार्टियों की तुलना में कम रहा। सिर्फ 2010 जो है अपवाद है, लेकिन बीजेपी के मामले में नहीं। 2010 में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% था और नीतीश कुमार का जेडीयू का जो है 80% के लगभग था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि स्ट्राइक रेट में बीजेपी बिहार में सबसे आगे है। यानी जितनी सीटें लड़ती है उनमें सबसे ज़्यादा जीतने वाली पार्टी बीजेपी है। आज जो स्थिति है, इसके बावजूद अब ताज़ा चुनाव 2020 का जो हुआ उसको देख लें, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67%, जेडीयू का 37% और बीजेपी से एक सीट ज़्यादा लाने वाले आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52%। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी की संभावना ज़्यादा है। 2015 में भी ये हुआ कि बीजेपी ने अपने एलाइज पर ज़्यादा भरोसा किया। 86 सीट्स वो अपने सहयोगियों को दे दिया और उनमें से वो जीते क्या, उनका आप स्ट्राइक रेट देखिए, 86 में सिर्फ 5 सीट्स जहां कामयाबी मिली बीजेपी के एलाइज को। तो 2015 की बीजेपी की इतनी बड़ी हार में सबसे बड़ा योगदान उसके गठबंधन के सहयोगियों का था, जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, खुद अपना वोट ले नहीं पाए।
तो अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में परिवर्तन आने जा रहा है, तो अब आप देखिए दलित पिछले 8 सालों में दलित मतदाताओं में बीजेपी का जनाधार पूरे देश में बढ़ा है। कहीं ज़्यादा बढ़ा है, कहीं कम बढ़ा है। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस समय उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के लिहाज से बात करें तो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है। मायावती भी पीछे छूट चुकी है। तो बिहार का दलित मतदाता इस बार से, जब मैं इस बार की बात कर रहा हूँ तो 2024 और 2025 की बात कर रहा हूँ कि वो राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है वो दिखाई कब देगा। 24 में दिखाई देगा और 25 में दिखाई देगा। एक बड़ा परिवर्तन ये आया है। जो महादलित जोड़ने की कोशिश की थी नीतीश कुमार ने, वो उनसे छूट चुका है। मुसलमान नीतीश कुमार को बिहार में उसी रूप में देखता है जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती को देखता है। भरोसा नहीं है, उसको आशंका है, डर है कि ये कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इनको वोट देने का मतलब बीजेपी की मदद करना हो सकता है। इसलिए आप देखिए 2020 के चुनाव में जेडीयू का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता। ये परिवर्तन आया। ये 2010 में नहीं था। 2010 के चुनाव से पहले का एक किस्सा आपको बता दूं। 2010 के चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने देवबंद से और दूसरे ऐसे जो इदारे हैं उनसे बुलवाया था मौलवियों को। 25-30 लोग आए थे। और उसके बाद जो बिहार के प्रमुख लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, समाज के, ज़रूरी नहीं राजनीतिक गैर राजनीतिक, सब, उनकी एक बैठक हुई। उसमें लोगों ने कहा कि भाई नीतीश कुमार आरएसएस के साथ हैं, आप आरएसएस के साथ जो है उसको वोट क्यों दे रहे हैं, आरजेडी को देना चाहिए जो आपके साथ हमेशा खड़ी रही। तो लोगों ने कहा कि ये आवाज़ सुन रहे हैं, करघे की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि ये आवाज़ करघे की है, ये नीतीश कुमार ने दिया है। लालू प्रसाद यादव से 15 साल तक हम लोग कहते रहे कि बिजली दे दीजिए, हमारे करघे चलें तो हमारा जो है परिवार चले, हमारा जीवन चले। उन्होंने कहा जिंदा रहेंगे तो हिंदू मुसलमान कर लेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। तो बिजली की सप्लाई एक बड़ा मुद्दा बना नीतीश कुमार के समर्थन में। जो मुस्लिम वोट आया 2010 में, जब उनको 115 सीटें मिली, उस समय जो है मुसलमानों ने, और ये बैठक हुई थी भागलपुर में, जहाँ भागलपुर का दंगा बड़ा मशहूर है, उसके बावजूद तो लालू प्रसाद यादव की ये कोशिश फेल हो गई थी। लेकिन ये कोशिश क्यों फेल हुई थी? नीतीश कुमार की सुशासन की छवि के कारण। अब वो सुशासन की छवि नहीं रह गई। 2015 तक उसका जो है, वो कह लीजिए कि जो है किसी ब्रांड का जो नाम, जो उसकी साख चलती है कुछ समय बाद तक भी ब्रांड के ख़राब होने के, तो 2015 तक थी वो। 2015 के बाद से ब्रांड नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, वो धीरे धीरे कुशासन बाबू के रूप में जाने लगे। तो 15 और 22 में, अभी 24-25 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 15 और 22 में जो अंतर आया है, नीतीश कुमार का डीवैल्यूएशन, पॉलिटिकल डीवैल्यूएशन। नीतीश कुमार की शक्ति लगातार घटती जा रही है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि चिराग पासवान राजनीति के नौसिखिए, रामविलास पासवान होते और उन्होंने किया होता तो बात समझ में आती। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ऐसी पटकनी दी कि आज तक रो रहे हैं, उसका दंश आज तक है, उसका घाव उनको आज तक है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने करवाया, मान लीजिए कि बीजेपी ने करवाया, फिर भी आप एक छोटी सी पार्टी के एक युवा नेता से अगर लड़ने में सक्षम नहीं हैं तो बिहार के सबसे बड़े नेता कैसे हैं? कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी को लोग सत्ता में लाएं? 5.7% वोट लिया एलजेपी ने, जबकि सब सीटों पर लड़ी नहीं, केवल उन सीटों पर लड़ी, ज़्यादातर कुछ अपवाद को छोड़कर, जहां जेडीयू का कैंडिडेट था। और बात केवल चिराग पासवान की नहीं है। जो 6 सीटें, कुछ सीटें मिली थी ऐसी नीतीश कुमार को जहां कांग्रेस का कैंडिडेट था, उनमें से 6 सीटों पर जेडीयू का कैंडिडेट हार गया, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। तो बिहार में एलजेपी और कांग्रेस हाशिए की पार्टियां, उनसे भी लड़ने की क्षमता नीतीश कुमार की नहीं रह गई। दूसरा,
वो जब 94 में निकले थे तब भी बोला था, जब वो 2017 में निकले तब भी बोला उन्होंने, जब बीजेपी के साथ रहे तब तो बोलते ही थे कि भ्रष्टाचार और जंगल राज ये दो पहचान है आरजेडी की। आज उसी पहचान वाले भ्रष्टाचार और जंगल राज की पहचान वाली आरजेडी के साथ वो गठबंधन में है, सरकार में है। 15 और 22 इन 7 सालों में जो और परिवर्तन हुआ है बता रहा हूँ। 2015 में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे थे, आज वो आरजेडी के नेता हैं। आरजेडी को अपने दम पर 75 सीटें जिताकर लाए हैं। तो 15 के तेजस्वी और 22 के तेजस्वी में ज़मीन आसमान का अंतर है। 15 में तेजस्वी से नहीं निपट पाए नीतीश कुमार, तो 22 के तेजस्वी से कैसे निपटेंगे नीतीश कुमार? नहीं चल पाएगा। ये जो अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब ये सरकार बनने के बाद सुशील मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा ये सरकार ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं, बिल्कुल सही बात है, उनका आकलन बिल्कुल ठीक है। ये इस गठबंधन के इतने इनर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि वो उसे चलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार की ताकत घट चुकी है, तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ चुकी है, और तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ने का मतलब जो सामाजिक स्तर पर जो संदेश जाएगा वो अति पिछड़ों में जाएगा, दलितों में जाएगा, उनके यहाँ शक पैदा होगा। 2015 में इस शक को ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान ने, जो उन्होंने आरक्षण को लेकर दिया था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या परिवर्तन आया 2015 से 2022 में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों का एक नया वर्ग जो तैयार हुआ है वो बिहार में भी है। और उस वर्ग का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा ये नहीं कह सकते आप। उस वर्ग के असर का ही नतीजा है कि 2020 में बीजेपी को 74 सीटें मिली। और अगर नीतीश कुमार से इतनी नाराज़गी लोगों में ना होती, और ख़ास तौर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं समर्थकों में भी नाराज़गी इतनी बड़ी ना होती, तो बीजेपी की सीटें और ज़्यादा आती। और बीजेपी ने अगर फॉर्मूला पलट दिया होता जो 2010 का था कि हम 140 पे लड़ेंगे, आप 103 पर लड़िए, तो शायद बीजेपी की तब भी सीटें ज़्यादा आती। लेकिन अब वो क्या होता, तो क्या हो गया होता उसको छोड़ देते हैं। अब क्या होने वाला है, तो बिहार में ये जो जोड़ा जाता है ना, इस जाति के इतने, इस जाति के इतने, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये हम लोगों ने बहुत देख लिया। ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी 2019 में देखा, लोकसभा चुनाव में जोड़ा जाता था कि सपा बसपा आरएलडी मिलेंगे, इतने % वोट हो जाते हैं, फिर तो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है। कोई भी चुनाव पूरी तरह से किसी एक मुद्दे पर नहीं होता। बिहार में जाति की जो जकड़न है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2024 और 2025 के चुनाव में देखिएगा, वो टूटती हुई नज़र आएगी, ख़त्म नहीं होगी। ये गलतफहमी तो मुझे तो कम से कम नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी, बिहार क्या कहीं भी। लेकिन केवल जाति के आधार पर फैसला 2024 और 2025 में नहीं होगा। इसमें प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता, केंद्रीय योजनाओं की लोकप्रियता, ख़ास तौर से कोविड के दौरान जिस तरह से लोगों को राशन पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अलावा उज्ज्वला योजना, तमाम इस तरह की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, शौचालय की योजना, उन सब का असर होगा ही नहीं, ये तो वही मान सकता है जो आंखें बंद किए हुए हो। तो जो भी ग्राउंड पर देखेगा असर उसका देखे। और ये इसका संदेश जो है बिल्कुल नीचे तक गया है। ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि ये मामला केवल शहरों तक सीमित है। गांव में, सुदूर गांव में, आप दलित बस्ती में चले जाइए या किसी भी समाज की बस्ती में, गांव में चले जाइए, आपको इसकी जानकारी, उनको जानकारी है इन योजनाओं की, और मोदी ने ये किया है इसका उनको पता है। तो ये सब मुद्दे मिलाकर जो स्थिति बन रही है, उसमें जो लोग केवल अर्थमेटिक जोड़ रहे हैं कि इस जाति का इतना, ये इतना %, ये इतना %, उनको उत्तर प्रदेश की ही तरह फिर से मात खानी पड़ेगी। तो नीतीश कुमार से छुटकारा बीजेपी के लिए एक वरदान की तरह है।
जैसे किसी व्यक्ति को अगर वो बहुत समय तक बैसाखी के सहारे चलता रहा हो तो उसको आदत हो जाती है, उसको छोड़ने में दिक्कत होती है, छोड़कर चलने पे गिर पड़ता है। बीजेपी भी 15 में गिर पड़ी थी। बीजेपी को बैसाखी जो नीतीश कुमार की थी उससे छुटकारा मिल गया है, उसकी आदत डालनी होगी। अगर नीतीश कुमार से छुटकारे की आदत उस बैसाखी को नहीं इस्तेमाल करने का प्रण कर लेती है बीजेपी, तो आगे का रास्ता बिहार में उसके लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए करप्शन का मामला और परिवारवाद, जिस तरह से इन दोनों को मुद्दा बना रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, उसका इम्पैक्ट बिहार में नहीं होगा ये कौन कह सकता है। और अलग अलग जो घोटाले हैं, IRCTC का है या रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन का घोटाला है, मॉल का घोटाला है, ये सब जैसे जैसे सामने आएंगे, इनकी जांच बढ़ेगी, मुकदमा चल रहा है, इसमें गिरफ्तारियां होंगी, उसका भी असर आएगा और सबका दबाव झेलना पड़ेगा नीतीश कुमार को। सफाई उनको देनी पड़ेगी। वो जो बार बार चिल्ला कर कहते थे कि करप्शन से कभी समझौता नहीं कर सकते, तो वो करप्शन से ही समझौता करके गए हैं, वो परिवारवाद से ही समझौता करके गए हैं। ये जो दो बड़ी बुराइयां हैं भारतीय राजनीति की, उन दोनों से समझौता करके नीतीश कुमार वहाँ गए हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार के, लालू प्रसाद यादव बाहर चले गए चुनावी राजनीति से, अब नीतीश कुमार के अगले चुनाव तक बाहर जाने की प्रबल संभावना है। उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जिस तरह से उनकी हैसियत घट रही है, आप देखिए कि 2024 और 2025 में सीटों के बंटवारे में RJD की जो भूमिका होगी उससे समझ में आएगा। तो नीतीश कुमार के नाम का, JDU के नाम का जो बफर था बिहार की राजनीति में कि जिधर जुड़ जाए उधर ही सरकार, वो ख़त्म होने जा रहा है। 2024 में उसकी शुरुआत होगी और 2025 में उसका नतीजा आपको दिखाई देगा पूर्ण तौर पर। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।